जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ते हैं तो विश्वास रखिए, हिंदी में एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। गुरु किसका विलोम है, आपको बताना है। गुरु किसका विलोम है? निम्न का है, लघु का है, अध्यापक का है या फिर छात्र का हो जाएगा। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। गुरु जो विलोम है ये लघु का है, किसका है? तो गुरु का जो विलोम हो जाएगा ये लघु है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, गरल का विलोम क्या होगा? गरल का विलोम क्या होगा? शरबत होगा, जूस होगा, सुधा होगा या फिर जल हो जाएगा। तो गरल का जो विलोम होता है ये सुधा होता है क्या? तो गरल का जो विलोम हो जाएगा ये सुधा होगा, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का प्रकार या फिर कह सकते हैं कि भेद नहीं है? तो कई बार हमने आपको बताया है शब्द शक्ति, बात करेंगे कि शब्द शक्ति के कितने प्रकार हैं। तो 3 प्रकार हैं। कितने हैं? तो 3 हैं। यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन है जो शब्द शक्ति का भेद नहीं है। व्यंजना होगा, अविद्या होगा, लक्षणा होगा या फिर रस हो जाएगा। तो व्यंजना भी शब्द शक्ति का भेद है, अविद्या भी है, लक्षणा भी है, जबकि रस नहीं है। तो रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा जाता है और आप में से कई लोग गलती करते हैं, तो ध्यान रखना है। जो शब्द शक्ति के प्रकार हैं ये 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा? तो व्यंजना है, अविद्या है, लक्षणा है, जबकि यहां पर नहीं पूछा गया है तो रस नहीं होगा। इसलिए राइट आंसर जो है 4th ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है तो राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे से आपको ध्यान रखना है शब्द शक्ति के कितने प्रकार? तो शब्द शक्ति के 3 प्रकार, व्यंजना, अविद्या और लक्षणा। तो रस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या होगा? अपमानित करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या फिर प्रशंसा करना। तो अंतर के पट खोलना कहते हैं कि अंतर के पट खोलना यानी कि बुद्धिमानी से काम लेना, कह सकते हैं विवेक से काम लेना। क्या? तो अंतर के पट खोलने का जो अर्थ हो जाएगा ये विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या? तो विवेक से काम लेना। नेक्स्ट है, वाक्य के घटक होते हैं कर्म और क्रिया, कर्ता और क्रिया, उद्देश्य और विधेय, कर्म और विशेषण। तो यहां पर पूछा गया है कि वाक्य के घटक होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य और विधेय। क्या हो जाएगा? तो वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। वाक्य के जो घटक होते हैं ये उद्देश्य और विधेय हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, समास कहते हैं या फिर संधि कहते हैं। तो उपसर्ग हमने आपको बताया है शब्द के आगे जुड़ा होता है, प्रत्यय जो होता है शब्द के पीछे जुड़ा होता है, समास का अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप होता है। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा संधि कहते हैं। क्या? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यहां पर हम संधि के बारे में बात करेंगे कि पूछा जाता है कि संधि के कितने भेद होते, संधि के कितने प्रकार होते, कितने भेद होते। तो डेली हम आपको बताते हैं ताकि आपको याद रहे। कितने होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने? तो 3 भेद होते हैं। पूछा जाए कौन कौन सा? तो स्वर संधि। क्या? तो स्वर संधि, उसके बाद में व्यंजन संधि और फिर एक जो है विसर्ग संधि। क्या है? तो विसर्ग संधि है। यहां पर पूछा गया है सदैव में कौन सी संधि हो जाएगी? तो जब आप सदैव का संधि विच्छेद करेंगे तो सदा धन एव हो जाएगा। क्या? तो सदा धन एव हो जाएगा। तो यहां पर संधि कौन सी हो जाएगी? तो राइट आंसर स्वर संधि हो जाएगी। पूछा जाए कि स्वर संधि में कौन सी संधि है? यहां पर ध्यान रखना है संधि के 3 प्रकार, स्वर व्यंजन और विसर्ग। कौन कौन से? तो स्वर व्यंजन और विसर्ग जो होता है ये संधि के 3 प्रकार होते। फिर स्वर संधि के 5 भेद होते। कितने? तो स्वर संधि के फिर कितने भेद होते? तो 5 भेद होते। तो यहां पर सदैव में जो संधि है स्वर संधि है, सदा धन एव,
तो आपको जब डबल ए का मात्रा मिल जाए तो वहां पर कौन सी संधि होगी तो पूछा जाए तो स्वर संधि में वृद्धि संधि है, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी है, तो ये तो रटने की जरूरत है, आप जब पढ़ेंगे एक दो बार तभी आपको याद होगा। डेली जुड़िए, मैं विश्वास दिलाता हूं क्लास में याद करवाऊंगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, 42, 50, 28 या फिर 30। तो हिंदी में जो कृत प्रत्यय की संख्या है ये 42 है। कितना, तो हिंदी में कृत प्रत्यय की जो संख्या है ये 42 है। नेक्स्ट है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ, संज्ञा के साथ, विशेषण के साथ या फिर सर्वनाम के साथ। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो जब बात करेंगे कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं तो ध्यान रखना है, किस प्रकार ध्यान रखना है, का से कृदंत और का से क्रिया। तो किसके साथ जुड़ते, कृदंत जो प्रत्यय होते ये क्रिया के साथ, किसके साथ, तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, हिन हिनाना, फड़फड़ाना, झुठलाना या फिर मिमियाना। तो हिन हिनाना क्या, तो हिन हिनाना ये भी अनुकरणात्मक है, फड़फड़ाना ये भी अनुकरणात्मक है, मिमियाना ये भी अनुकरणात्मक है, लेकिन यहां पर झुठलाना नहीं है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, तो झुठलाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। अगला है, और एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक एक प्रश्न को देखना पड़ता है, कौन सा एग्जाम में पूछा गया, कौन सा आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रश्न को हम लेकर के आते हैं ताकि आपका जो और भी डाउट है क्लियर हो सके। इसीलिए आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ध्यान रखना, मेहनत आपको करनी है, मेहनत आपको करनी, क्योंकि ये मौका जो है बार बार नहीं मिलेगा। तो आप लोग मेहनत कर लें ताकि आपका जो है आने वाला जो भविष्य है वो आपके लिए, आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। ध्यान रखना है, इसीलिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पर पूछा गया है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है, महोधनेन्द्र, महेधनेन्द्र, महाधनेन्द्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको बताया है संधि के कितने भेद, तो 3 भेद, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। फिर स्वर संधि के कितने, तो 5 भेद। यहां पर महेंद्र पूछा गया है, क्या, तो महेंद्र पूछा गया है। तो जब आप महेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो महाधनेन्द्र होगा, क्या, तो महाधन इंद्र हो जाएगा। महेंद्र का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये महाधन इंद्र हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है, आज ही याद करवाऊंगा और क्लास में ही याद करवाऊंगा। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान, आप बोलिए ता, अभी ट्राई करिए, तुरंत बोलिए, कहिए कि ता। तो जब आप ता बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ता, ता बोलिए, एक बार ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं आपको, वो कहिए ता। तो जब आप ता बोलेंगे तो जब तक आपकी जो जिह्वा है आपके दांत को स्पर्श नहीं करेगी तब तक आप ता नहीं बोल सकते। तो ता वर्ग के जितने भी वर्ण है, ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया, ये सब क्या है, तो ये दंत से उच्चारित होते हैं। तो राइट आंसर यहां पर ता ध्वनि का जो सही उच्चारण है ये दंत से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, तो दंत से हो जाएगा। यहीं पर बात कर लें कि मूर्धा से किसका उच्चारण होता, तो मूर्धा से टा वर्ग के, जो टा वर्ग के वर्ण है, टा, ठा, डा, ढा, तो ये जो है ये किससे उच्चारित होते हैं, तो मूर्धा से। बात करें यहीं से तालु, तालु जो कौन से वर्ण है जो तालु से उच्चारित होते हैं, तो आप बोल करके कि चा, जब आप चा बोलेंगे तो जब तक आपकी जो जीभ है आपके तालु को स्पर्श नहीं करेगी तब तक आप चा नहीं बोल सकते। तो चा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया, झा हो गया, ये सब क्या है, तो ये तालु से उच्चारित होते हैं। यहीं पर बात कर लें कंठ से, तो का वर्ग के जितने भी वर्ण है, का, खा, गा, घा, ये सभी किससे उच्चारित होते हैं, तो कंठ से उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है, योजक चिन्ह अल्प विराम जो होता है, योजक चिन्ह पूछा ही जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इनमें से योजक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो योजक जो चिन्ह है, ये जो योजक चिन्ह इसे कहते हैं किसे, तो योजक चिन्ह जो है ऐसे बना होता है, ध्यान रखना है, योजक चिन्ह। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये योजक चिन्ह हो जाएगा। सेकंड की बात करें तो ये पूर्ण विराम है, क्या है, तो पूर्ण विराम है।
थर्ड की बात करें तो ये अल्प विराम है, क्या है, तो ये अल्प विराम है, ध्यान रखेंगे। तो विराम चिन्ह से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो विराम चिन्ह को आपको जरूर ध्यान रखना। पहला क्या हो गया, योजक हो गया, सेकंड क्या है तो पूर्ण विराम है, थर्ड क्या है तो ये अल्प विराम है। अगला है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 7, 8, 10 या फिर 5। तो संज्ञा के कितने भेद, तो 5 भेद। लेकिन यहीं पर अगर प्रश्न होता कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, किसके आधार पर, कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर केवल 3 ही लगाना है, ध्यान रखना है, एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। अगला है इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है, पूछा गया है कौन सा जो शब्द है कर्म कारक है, यानी कर्म उपस्थित है। लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, तो यहां पर जब से दिया हुआ है, मैंने आपको बताया है कारक के कितने भेद होते, तो 8 भेद। कितने, तो 8 भेद। जब से का अर्थ अलगाव से हो तो वहां पर अपादान होता है। लड़का पेड़ से गिरा, यानी जब पेड़ से लड़का गिर गया तो उसका अलगाव वहां से हो गया, क्या हो गया, तो अलगाव हो गया। तो जब अलगाव का बोध हो वहां पर अपादान होगा, तो लड़का पेड़ से गिरा क्या हो गया, अपादान कारक। पेड़ फल से गिरा, क्या, पेड़ से फल गिरा, क्या गिरा, तो पेड़ से फल गिरा। तो जब पेड़ से फल गिरा तो अलगाव हो गया, यहां भी अपादान है। मैंने हरि को बुलाया, मैंने हरि को बुलाया, क्या पूछा गया, मैंने हरि को बुलाया, कर्ता ने कर्म को। तो कर्म का क्या होता है, को होता है, क्या होता है, तो को होता है। कर्म का जो कारक चिन्ह होता है ये को होता है। तो मैंने हरि को बुलाया, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसमें जो है कर्म कारक है। हरि मोहन को रुपए देता है, तो जब कुछ दान देने की बात हो, कुछ देने की बात आए, तो वहां पर संप्रदान होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक है, पूरे समूह का बोध कराएगा। समूहवाचक क्या होगा, जो पूरे समूह का बोध कराएगा। सोना, मिठास, सभा। सभा एक लोगों से तो मिलकर बनेगी नहीं, सभा में बहुत सारे लोग होंगे ना, तो जब वर्ग हो, समूह हो, वहां पर समूहवाचक संज्ञा होता है। अगला है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 15, 11, 12 या फिर 13। तो सर्वनाम के कितने भेद होते, यहाँ पर भेद ना करके क्या कर लीजिए कि सर्वनाम की कितनी संख्या है, कुल सर्वनाम की कुल कितनी संख्या, जब भेद पूछा जाएगा तो 6 ही लगाना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। लेकिन जब पूछा जाए कि सर्वनाम की टोटल संख्या कितनी है, तो 11 है, क्या है, तो 11 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है धातु के कितने भेद होते हैं, धातु के कितने भेद होते हैं, 8, 2, 5 या फिर 3। तो बात जब करेंगे धातु के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 भेद होते हैं। कितने, तो धातु के जो भेद होते हैं ये 2 भेद होते हैं। अगला है स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है प्रियदर्शी, दंपति, विधुर या फिर माननीय। तो आसान है, आपके लिए कोई भी गलती नहीं करेगा। स्त्री पुरुष का जोड़ा दंपति कहलाता है, क्या, तो स्त्री पुरुष का जोड़ा जो है ये दंपति कहलाता है। नेक्स्ट है इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है, मूसक, धनद्वेषर या फिर शशि। तो इनमें से चोर का जो पर्यायवाची हो जाएगा, क्या बोलते हैं, चोर को जो बोलते हैं इसको मूसक बोलते हैं, क्या, तो चोर का जो पर्यायवाची होता है ये मूसक हो जाएगा, क्या, तो चोर का जो पर्यायवाची है ये मूसक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, बहुत आदर करना, सोच विचार में पड़ना। तो कान कतरना मुहावरे का जो अर्थ हो जा है ये क्या होगा, तो बहुत चालाक होना। कान कतरना यानी कि बहुत चालाक होना, क्या, तो कान कतरना जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत चालाक होना। अगला है इनमें से कौन सा विपरार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है, पतझड़ का अर्थ क्या होगा, बसंत होगा, सर्दी होगा, विस्तार होगा या फिर शीतल हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा विपरार्थक शब्द है पतझड़ का, तो पतझड़ का जो विपरार्थक होगा ये वसंत होगा, क्या, तो बसंत हो जाएगा। अगला है इनमें से रस का कौन सा भेद है, करुण, रूपक, उल्लेख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है हास्य रस, करुण रस, तो ये रस का भेद जो है करुण रस हो जाएगा। अगला है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। यहां पर पूछा गया है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो खड़ी बोली है, क्या, तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है ये खड़ी बोली है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो खड़ी बोली है। नेक्स्ट है हिंदी आदि की जननी है पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर अपभ्रंश। तो हिंदी आदि की जननी जो है ये संस्कृत भाषा है, क्या है, तो संस्कृत भाषा। भाषाओं का क्रम आपको जरूर ध्यान रखना है। सर्वप्रथम कौन सी भाषा है, तो संस्कृत है, क्या है, तो संस्कृत है। भाषा का क्रम ध्यान रखना। संस्कृत से किसका विकास हुआ, तो संस्कृत से पाली का विकास हुआ। किसका, तो संस्कृत से पाली का विकास हुआ। पाली से किसका हुआ, तो पाली से
प्राकृत का विकास और भाषाओं का क्रम पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम सबसे जो पुरानी भाषा है कह सकते हैं सभी भाषाओं की जननी तो संस्कृत, संस्कृत बाद में पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से हो जाएगा अपभ्रंश, अपभ्रंश से और फिर उसके बाद में हिंदी। तो हिंदी का विकास किसके बाद हुआ तो अपभ्रंश से। तो यहाँ पर हिंदी आज की जननी क्या है तो संस्कृत हो जाएगा। अगला है कौन सा अमानक वर्ण है, का, धा, खा या फिर भा। तो कौन सा अमानक वर्ण है तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा भा हो जाएगा। क्या तो अमानक जो वर्ण है ये भा है। अगला है बात करेंगे छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, घोष वर्ण, तालव्य, मूल स्वर या फिर संयुक्त वर्ण। तो जो होता क्या छा, क्या हो गया छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये जो चार वर्ण हैं ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आते। क्या तो छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया और स्रा हो गया, ये किसके अंतर्गत आते तो ये जो आते ये संयुक्त व्यंजन यानी संयुक्त वर्ण भी कह सकते हैं कि अंतर्गत आते। ध्यान रखना है। तो पूछा जाता है संयुक्त वर्ण कितने हैं तो चार है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं तो चार है, छात्रा, ज्ञा और स्रा। ध्यान रखेंगे। 28 है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञा जो वर्ण है मैंने आपको बताया छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, ये जो चार वर्ण है ये संयुक्त व्यंजन है। यहां पर पूछा कि ज्ञा जो वर्ण है ये किनके संयोग से बना है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या तो जा में हलंत लगेगा, उसके बाद में यहां हो जाएगा। तो डी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड लास्ट है तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं तो अकारांत कहते हैं। क्या तो अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उसे अकारांत कहते हैं। अगला है वह कौन सा व्यक्ति है जिसे जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम न सुना हो। सरल वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस वाक्य में आपको बताना है कौन सा वाक्य होगा, सरल, मिश्र, संयुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसने जब आ जाए क्या तो जिसने आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा, और जब आए तो संयुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर जिसने दिया हुआ है तो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। 30 प्रश्न थे दोस्तों। आप लोग कमेंट करिए और अपना स्कोर बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।